ऑप्टिकली एक्टिव व्यक्ति वो होते हैं जो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर सके। अच्छा, वहाँ वो रोटेशन कैसे भी करें, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, हाँ इतना हमें पता है। अगर क्लॉकवाइज रोटेट करेगा और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो एक होगा डेक्स्ट्रो, दूसरा होगा लीवो। वो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम होगा। उनमें 3 डायमेंशनल स्पेस में ओरिएंटेशन अलग होगी, स्टीरियोकेमिकल फार्मूला अलग अलग होगा, लेकिन वो अलग फार्मूले को हम बना कैसे पाएंगे? हम बना पाएंगे उसको फिशर प्रोजेक्शन में ड्रॉ करके, हम दोनों व्यक्तियों को बना पाएंगे। मिरर लगा देंगे तो एक होगा मान लो डेक्स्ट्रो तो दूसरा होगा लीवो। अच्छा, अगर वो लाइट के प्लेन को रोटेट नहीं करता है बेटा, तो वो कहलाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब ऑप्टिकल इनएक्टिविटी कैसे हो सकती है भाई मास्टर? किसी में अगर ऐसा केंद्र ही नहीं हुआ, ऐसा ऑप्टिकल स्टीरियो सेंटर ही नहीं हुआ, तो ऑब्वियस सी बात है उसमें क्षमता ही नहीं है। लेकिन क्या सर, अगर ऑप्टिकल स्टीरियो सेंटर जब जब मौजूद है, क्या कंपाउंड हमेशा लाइट के प्लेन को रोटेट कर लेगा? कहने का अर्थ ये है, ऑप्टिकल स्टीरियो सेंटर्स के तो बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, लेकिन हमारे लिए जो ऑप्टिकल स्टीरियो सेंटर है वो है कायरल कार्बन। तो मैं कॉमन सेंस की बात करता हूँ कि अगर मेरे किसी कंपाउंड में कायरल कार्बन मौजूद है तो क्या ज़रूरी है वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा ही होगा? नहीं बेटा, अगर किसी कंपाउंड में कायरल कार्बन है तो ज़रूरी नहीं है कि वो ऑप्टिकल एक्टिव हो ही। हो सकता है कायरल कार्बन यानी कि ऑप्टिकल स्टीरियो सेंटर की मौजूदगी होने के बावजूद कोई कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव बन जाए। कैसे? ऑप्टिकल इनएक्टिविटी बेटा क्रिएट भी की जा सकती है। 2 तरीके होते हैं, हमने शायद लास्ट क्लास में लिखा था। पहला तरीका ऑप्टिकल इनएक्टिविटी क्रिएट करने का क्या लिखा था बच्चों? पहला एक्सटर्नल की इंटरनल? अच्छा, पहला लिखा था एक्सटर्नल कंपनसेशन। एक्सटर्नल कंपनसेशन समझना बड़ा आसान है बेटा। आप ऐसे समझो कि मान लो एक गाड़ी को 2 लोग इस तरफ से धक्का मार रहे हैं, 2 लोग इस तरफ से धक्का मार रहे हैं। बेटा गाड़ी मूव करेगी, कहीं भी आगे पीछे होगा ये ब्लॉक? नहीं। क्यों? क्योंकि कीपिंग इन माइंड कि भाई इन सब की ताकत बराबर है, यहाँ पे एफ का सब फोर्स लगाने की क्षमता रखते हैं, तो सर गाड़ी कहीं मूव नहीं करेगी। वैसे ही बेटा, अगर मैं मेरे मिक्सचर में, अगर मैं मेरे ये जो पोलैरीमीटर में हम ये जो मिक्सचर डालते हैं ना, पोलैरीमीटर में अगर बच्चों मैं डेक्स्ट्रो वाला आइसोमर डाल दूं 50% और लीवो वाला आइसोमर डाल दूं 50%, तो होगा क्या? होगा ये कि भले लाइट इससे पास हो, लेकिन पास होने के बाद भी हमने यहाँ पे पोलराइज्ड लाइट पास की, पर ये पोलराइज्ड लाइट पास करने के बावजूद हम ऑब्जर्व ये करेंगे कि भाई आधे जनता कोशिश करेगी लाइट के प्लेन को क्लॉकवाइज रोटेट करने की और आधी एंटी क्लॉकवाइज। अल्टीमेटली बच्चों लाइट का प्लेन रोटेट होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। तो अल्टीमेटली ये भी क्या रहेगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। लेकिन इसका मतलब ये है कि इंडिविजुअली जो डेक्स्ट्रो लीवो आइसोमर था वो दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव थे? नहीं, बट एज अ मिक्सचर हमने इसको एक्सटर्नली 50-50% लेके हमने इसे एज अ मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव बना दिया है। और ऐसे मिक्सचर को बच्चों हम क्या कहेंगे? सच अ मिक्सचर इज नोन एज बोलना पड़ेगा रेसिमिक मिक्सचर। ये बात समझ में आती है बच्चों? हेलो हेलो, चलो ये फोटो बना लो। ये कोई आपसे इंग्लिश नहीं पूछ रहा है, केवल आप ये फोटो बना लीजिए। तो हमने ये जान लिया कि रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है। सर इसमें 50% किसी ऑप्टिकल आइसोमर का डेक्स्ट्रो वाला वर्जन और 50% लीवो वाला वर्जन रखो, तो अल्टीमेटली आधे लोग लाइट को क्लॉकवाइज घुमाएंगे, आधे एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, अल्टीमेटली लाइट घूमेगी नहीं, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव मिक्सचर हो जाएगा। इंडिविजुअली लोग घुमा सकते थे। तो अगर कोई कंपाउंड में कायरल कार्बन है तो क्या अनिवार्य बात है ये कि वो ऑप्टिकली कायरल कार्बन है, लेकिन अनिवार्य है वो ऑप्टिकली एक्टिव हो? नहीं सर, हो सकता है ना भी हो। हेलो, समझ में आती बात?
बोलना पड़ेगा बच्चों। तो कभी भी किसी कंपाउंड में अगर कायरल कार्बन मौजूद है या कोई भी ऑप्टिकल स्टीरियो सेंटर मौजूद है, क्या हम आंख बंद करके ये कीला ठोक के बोल सकते हैं कि ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ये लाइट के प्लेन को रोटेट करेगा ही करेगा? नहीं सर। भले ऑप्टिकल स्टीरियो सेंटर हो, हम कीला ठोक के नहीं कह सकते कि गिवन कंपाउंड विल बी ऑप्टिकली एक्टिव। इट कैन बी ऑप्टिकली इनएक्टिव, it can be made optically inactive by external compensation, by externally mixing equimolar amount of both dextro and levo form, or it can also be made optically inactive via internal compensation। अब सर इंटरनली हम खुद को कैसे निपटा देंगे, आइए देखें। आगे बढ़ूँ, इंग्लिश लिख ली। चलो, अब इंटरनल कॉम्पनसेशन में एक बड़ा ही अच्छा सा बेसिक सा एग्जांपल आपको बताता हूँ, गौर कीजिएगा बच्चों। लेट्स से यहाँ पे है कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप COOH, यहाँ पे भी है COOH, यहाँ पे है OH, यहाँ पे है OH, ये है H, ये है H। अगर आप गौर करो पहले वाले कारल कार्बन को, जिसको मैंने नीला डॉट से रिप्रेजेंट किया है, और आप कंसिडर करो दूसरे वाले कायरल कार्बन को, जिसको मैंने लाल डॉट से रिप्रेजेंट किया है। आपको दिख रहा होगा सर, अगर नीले वाले डॉट वाले कार्बन को देखेंगे ना, हाँ सर ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये 4 अलग अलग सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, चारों ग्रुप अलग हैं, एक OH, एक COO, एक H, एक बड़ा सा ग्रुप। और अगर लाल वाले को देखें तो क्या सर ये भी एक कायरल कार्बन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है? हाँ। तो क्या सर ये दोनों ऑप्टिकल स्टीरियो सेंटर है? हाँ। क्या ये ओवरऑल मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा? नहीं। क्यों सर? क्योंकि बेटा मैं मान लेता हूँ, वैसे आपको शायद इतनी बात मालूम, बता दे रहा हूँ मैं भाई। एक कायरल कार्बन करता क्या है, लाइट जब उसकी तरफ आती है ना, तो ऐसा मान लो अपने एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप की ओर जब वो लाइट को रिफ्लेक्ट या डिफ्लेक्ट या जाने देता है, तो लाइट के साथ कुछ खिलवाड़ करता होगा जिससे लाइट का प्लेन रोटेट हो जाए। मतलब लाइट रोटेट हो गई तो प्लेन भी रोटेट होगा। तो मैं मान लेता हूँ घुमाने की क्षमता, मान लेता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, घुमाने की क्षमता ये नीले वाले कार्बन की COOH से OH की तरफ है, मतलब COOH से वो OH की तरफ फेंकता है। एक एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूँ। तो अगर ये ऊपर वाला लाइट को घुमाएगा एग्जाम्पल के लिए क्लॉकवाइज, तो घुमाएगा तो सर नीचे वाला भी, भाई नीचे वाला और ऊपर वाला कायरल कार्बन हैं दोनों सेम। क्यों सर? क्योंकि दोनों के चारों ग्रुप्स सेम हैं। हेलो हेलो, अच्छा तो सर नीचे वाला भी फिर यही करेगा, क्या करेगा सर? COOH से OH की तरफ लाइट को फेंकेगा, तो सर ये तो कायदे से लीवो रोटेटरी हो जाएगा। अगर इसने घुमाया, इसके आधे, इस मॉलिक्यूल के आधे हिस्से ने लाइट को कहा कि तुम 40 डिग्री क्लॉकवाइज घूमो, तो ये कहेगा 40 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमो। तो बच्चों क्या ये मॉलिक्यूल लाइट के प्लेन को रोटेट कर पाएगा? नहीं। लेकिन ये ऐसा असमर्थ क्यों हो पाया? क्या इंडिविजुअली कोई कायरल कार्बन नहीं है और लाइट को रोटेट कर सकता है? हाँ। लेकिन आधा हिस्सा जो काम कर रहा है, आधा हिस्सा उसका विपरीत कर दे रहा है, तो अल्टीमेटली लाइट नहीं घूमेगी। अच्छा सर, ऐसे कंपाउंड को पहचानने का कोई जनरल तरीका भी है? हाँ, शायद सबको दिख भी रहा होगा बेटा। अगर ऐसे कंपाउंड को, इस ऐसे कंपाउंड में आपको हमेशा एक ऐसा प्लेन मिलेगा, ऐसे प्लेन को हम इंग्लिश में कहते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री, जिसके थ्रू अगर कंपाउंड को काट दें तो वो इक्वल हाफ में आपको दिख रहे होंगे। तो किसी में भी ये प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाए, ऐसे ही केस में मिलेगी। तो ऐसे फॉर्म को भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है ये, लेकिन ये इंटरनली खुद की एक्टिविटी को काट देता है। इंडिविजुअली कायरल मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो खुद की ऑप्टिकल एक्टिविटी को काट देते हैं, और ऐसे ऑप्टिकल इनएक्टिव वर्जन को, जो कि इंटरनल, जैसे एक्सटर्नल कॉम्पनसेशन से ऑप्टिकली इनएक्टिव होता था तो कहलाता था रेसमिक मिक्सचर। इंटरनल कॉम्पनसेशन से जब ऑप्टिकली इनएक्टिव बन जाएगा तो साइंस केमिस्ट्री इसको कहेगी आज से कौन सा फॉर्म? मीसो फॉर्म। क्या कहेगी? कौन सा फॉर्म? कौन सा फॉर्म? मीसो फॉर्म। तो मीसो फॉर्म भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, भले इसमें ऑप्टिकल स्टीरियो सेंटर हो। रेसिमिक मिक्सचर भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, भले इंडिविजुअल कंपोनेंट्स ऑप्टिकली एक्टिव हो। हेलो हेलो, हाँ सर। चलो छापो तो आप। ये ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल जो पढ़ा है उसका एप्लीकेशन बता रहा हूँ मैं। क्या ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखा सकता है, हाँ कि ना? यस सर। चलो
सबको यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है ना, दिखा सकता है। एक काम करो, इसको और वो आसान कर देता हूँ मैं, इसको आप एच एच ही लिख दो। अगर दिखा सकता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो इसका आईयूपीएसी नाम बताएंगे मुझे, कोई भी बता दे। बताओ। कोई नहीं बता पा रहा है। क्या इसका आईयूपीएसी नाम यही होगा? अच्छा चलो शुक्र हाँ है। सर। इतना आता है क्या? वेरी गुड, धन्यवाद। मैं जान के किया, मैंने कहा कम से कम कोई तो कोई जागा होगा कि सभी गधे हैं। चलो एक जागी थी। तो ये सिस ब्यूटुइन है, ठीक है, इतना सबको राइट है। अच्छा सर, आप ये भी बता चुके हो कि इसमें अगर हम एडिशन करते हैं ब्रोमीन वाटर का विच इज़ Br2 इन CCl4 सॉल्वेंट, तो एडिशन होता है, विसिनल डाइहैलाइड बनता है, जानते हो नहीं जानते? हेलो, जानते हो कि नहीं जानते? हाँ सर। जानते हो? अच्छा, अब मैं आपको एक जानकारी ये दे देता हूँ बच्चों की, जब भी ब्रोमीन ऐड होता है ना अल्कीन में, क्योंकि ब्रोमीन बहुत बड़ा होता है, तो भले वो बाजू वाले कार्बन में ऐड होता है, लेकिन ब्रोमीन का एडिशन ना, क्योंकि ये बहुत बड़ा है यहाँ पे, तो दो बड़े बड़े साथ में एक जगह नहीं रह पाएंगे। तो ब्रोमीन का ये प्रैक्टिकल बात भी है, एक्सपेरिमेंटल सच्चाई भी है, पता भी होना चाहिए। जो ब्रोमीन का एडिशन होता है ना बच्चों, वो ऑपोजिट यानी कि एंटी होता है। तो मैं इंग्लिश लिख दे रहा हूँ, Br2 डज एंटी एडिशन। क्या ये आप मेरी बात समझ पा रहे हो? एंटी एडिशन का मतलब क्या हुआ? मतलब जिस तरफ से पहला ब्रोमीन आएगा, दूसरा ब्रोमीन उसके ऑपोजिट आएगा। हमको पता है सर, ये तो एक ट्राइगोनल प्लेनर चीज़ है। तो इस वाले मान लो ब्रोमीन ऊपर से आएगा तो इसमें नीचे से आएगा, हेलो, तो ऑपोजिट साइड होंगे। हेलो, अरे बोलना पड़ेगा यार, हाँ सर। राइट है? हटा दूं? यस सर। अब एक जानकारी है बच्चों, ये भी हालांकि बड़ी फेमस अच्छी, मतलब जेई के लेवल की बड़ी अच्छी जानकारी है। क्या आप लोग मुझे ये बात देख के बता सकते हो कि ये जो हमने कंपाउंड बनाया है बच्चों, ये कार्बन कायरल है कि नहीं है? आपको दिख रहा होगा सर, ये जो प्रोडक्ट बना है ना, इसमें जो कार्बन है ना, वो दो, इन हर प्रोडक्ट में दो कायरल कार्बन है, दिख रहा है ना? तो अगर कायरल कार्बन है तो सवाल आता है कि भैया रिएक्टेंट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखा सकता है? जवाब है हाँ। क्या प्रोडक्ट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखा सकता है? ज्योमेट्रिकल नहीं सर, लेकिन ऑप्टिकल दिखा सकता है। तो क्या प्रोडक्ट में कायरल कार्बन है? हाँ सर। क्या प्रोडक्ट ऑप्टिकली एक्टिव होगा? सर ये नहीं पता, क्योंकि ये क्या पता मीसोफॉर्म हो, क्या पता ना हो। अच्छा ये आपको, तो ये तो फिशर प्रोजेक्शन, ये फिशर प्रोजेक्शन थोड़ी है। ये तो मैंने कि भाई ये बताया कि ब्रोमीन ऑपोजिट एड, फिशर प्रोजेक्शन में तो अपने को क्रॉस बनाना पड़ता है। तो अब एक्चुअली ये ऐसे बहुत केसेस के साथ जब ये एक्सपेरिमेंट किए गए तो एक ऑब्जर्वेशन आई बेटा, बड़ी फेमस ऑब्जर्वेशन है। आइए वो ऑब्जर्वेशन बताता हूँ आपको मैं। इतना लिख लिया सबने? इतनी जानकारी सबको हो गई अब? यस सर। बेटा नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे TAM। कई बार मैं टीम लिखवाता था, आजकल मैं टैम लिखवाता हूँ। ये नियम है बेटा। क्या नियम है सर? व्हाट इज टैम? बेटा ये नियम कोई किताब में नहीं लिखा, ये नियम मेरे लैंग्वेज है। मैं कहता हूँ कि ट्रांस अल्कीन में जब तुम एंटी एडिशन कराओगे तो मीसो फॉर्म बनेगा। समझ पाए? हाँ सर। समझ पाए? और पता है इसका काउंटर क्या होता है? पता है इसका काउंटर क्या होता है? एक्चुअली मैंने स्वयं, मतलब ये खुद के लिए बनाया था। मैं जब एज अ स्टूडेंट इसको पढ़ता था, तो एक्चुअली हमको उस समय VPM मैडम पढ़ाती थी।
तो अब मित्तल मैडम की तो कहानी अलग थी, मतलब वो एकदम वो खचा खचा खचर, मतलब 1.5 घंटा एकदम ऐसे। वैसे एसपीआर सर का भी यही हाल था, पर इनका भी, इन दोनों का मतलब ऐसे ही हाल था कि ये भाई बोर्ड में वो स्टेज पे चढ़ते बाद में थे, और इन लोग ऐसे मतलब रोबोट बन के आते थे। मतलब दे वर वेरी गुड टीचर्स, मतलब मैं अन्यथा नहीं कह रहा हूँ। 12वीं तक मेरी 12वीं में सेंट माइकल्स तक में था, मेरी जेई रैंक 85,000 थी। ऑब्वियसली मुझे कुछ नहीं आता था, मतलब मुझे आज भी याद है मेरा रेजोनेंस की पहली या दूसरी क्लास थी। तो जब मैं वहाँ गया था तो डीपीपी होती है, वो होता है ना, वो कमज़ोर बच्चों के लिए 1 महीना पहले चालू कर देते हैं। वो मतलब ऐसे कमज़ोर बच्चे जो अटेम्प्ट तक नहीं करना चाह रहे। हमारे समय में जेई नहीं, मतलब AIEEE कहलाता था, जेई मेंस। और तो अपन ने कोई AIEEE दे के सीधे चले गए, तो अपने को पता था अपन गधे। मतलब सेंट माइकल्स के टॉपर थे, पर अन्यथा तो गधे थे। मतलब वैसे MP बोर्ड था वैसे भी, अरे ऐसी वैसी, मतलब सतना के हीरो की बात अलग होती है ना। मतलब अन्यथा नेशनल लेवल पे तो पता था गधे थे। अच्छा, अपना डाउट क्या था? अपना डाउट था फिजिक्स की DPP थी, एक तो सर रहे, तो हम कमज़ोर बच्चों का बैच था, मतलब जो पहले से ही आ जाते हैं 1 महीना पहले। तो शीट में मास दिया हुआ था, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ था, और फ्रिक्शनल फोर्स निकालना था। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? म्यू, और सीधे एकदम प्लेन बॉडी, ऐसे ज़मीन में पड़ा था मास, तो फॉर्मूला क्या होना चाहिए फ्रिक्शनल फोर्स का? म्यू mg। हेलो हेलो। और अपन ड्रॉपर बच्चे थे, और अपन यस सर। अपन हाथ ऊपर किए थे कि सर ये कैसे करना है, क्योंकि अपने को फॉर्मूला भी नहीं याद था, क्योंकि डेरिवेशन किए रहे स्कूल में। और मतलब तो हालांकि MP बोर्ड का थोड़ा सा और दिक्कत होती थी कि MP बोर्ड में क्या है, सिर्फ थ्योरी आया करती थी उस ज़माने में। आज थोड़ा बहुत ठीक हो गया है जब से NCERT हो गई है। तो खैर अपन ने इस चीज़ को याद करने का ऐसा तरीका बनाया था, अपन इसको बोलते थे कि ट्रांस में एंटी एडिशन होगा तो मीसोफॉर्म बनेगा। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा बच्चों? सिस में क्या बनेगा अगर एंटी एडिशन होगा? तो रेसिमिक मिक्सचर। एक्चुअली प्रोडक्ट ऑप्टिकली इनएक्टिव ही बनता है, सच्चाई है ये। लेकिन ऑप्टिकल इनएक्टिविटी क्यों क्रिएट हो रही है, ये बेटा एक एक्सपेरिमेंटल ज्ञान है जो पता होना चाहिए। तो ट्रांस के केस में ऑप्टिकली इनएक्टिव बनता है पर मीसोफॉर्म बनता है इसलिए, और सिस के केस में एंटी एडिशन होता है तो रेसिमिक मिक्सचर बनता है। हेलो हेलो हेलो। यस सर। मतलब जो मैंने आपको, हेलो, मतलब मैंने जो आपको सवाल दिया बच्चों, वो सवाल में जो प्रोडक्ट बना है वो मैं वापस उस प्रोडक्ट में आ जाता हूँ। आप मुझे बताओ, क्या ये प्रोडक्ट ऑप्टिकली एक्टिव होगा? नहीं सर, ये प्रोडक्ट ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। लेकिन ये ऑप्टिकल इनएक्टिविटी इसमें आएगी क्यों? सर सिस में एंटी एडिशन हुआ है, मतलब सर ये क्या बनेगा? रेसिमिक मिक्सचर बना होगा इसीलिए। हेलो हेलो। आगे बढ़ जाऊं, मतलब प्रोडक्ट्स एक्चुअली क्या होंगे? मतलब प्रोडक्ट्स एक्चुअली क्या होंगे? तो प्रोडक्ट विल बी अ मिक्सचर। तो प्रोडक्ट होगा क्या? सर प्रोडक्ट अगर हम फिशर प्रोजेक्शन बनाएं, अगर एक प्रोडक्ट होगा सर कि BR ये है, एक BR ये है, क्योंकि मीसोफॉर्म नहीं बनाना ना, इसलिए आप लोग गौर करो, मैं ब्रोमीन को अलग 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 बनाया हूँ। क्योंकि अगर अगर मैं ये ब्रोमीन के नीचे ब्रोमीन बना देता तो कायदे से मीसोफॉर्म हो जाता। लेकिन हमको हमारी ये एक एक ट्रिक से पता है कि ट्रांस में एंटी एडिशन होता है टाम तो मीसोफॉर्म बनता है, लेकिन सिस फॉर्म में अगर एंटी एडिशन होता है तो प्रोडक्ट ऑप्टिकली इनएक्टिव ही रहता है। लेकिन ऑप्टिकल इनएक्टिविटी किसके कारण होती है? अगर यहाँ मिरर रखूँगा तो 50% बनेगा डेक्स्ट्रो और 50% बनेगा लीवो। मुझे नहीं पता ये डेक्स्ट्रो है कि लीवो है, हाँ, लेकिन फिशर की मदद से मुझे ये ज़रूर पता है कि अगर लेफ़्ट वाला डेक्स्ट्रो है तो राइट वाला लीवो होगा, और अगर ये डेक्स्ट्रो है तो ये लीवो होगा, ये लीवो है तो ये डेक्स्ट्रो होगा। मतलब हमको पता है 50% ये बनेगा, 50% ये बनेगा, ये दिस इज़ फॉर श्योर, क्योंकि सिस फॉर्म यूज़ किया गया था। हेलो हेलो। हाँ सर। आगे बढ़ जाओ बच्चों।